आज हम लोग गति के भाग दो का शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हमने गति के भाग 1 में गति से जुड़ी हुई सारी बेसिक चीज़ों को पढ़ लिया था। आज हम लोग को गति का थोड़ा ऊपर का स्तर के चीज़ों को पढ़ना है, जैसे कि सबसे पहला टॉपिक है प्रक्षेप्य गति। क्या है? प्रक्षेप्य गति, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, अभी तक जो आपको गति पढ़ाई जा रही थी उसमें गति हमेशा एक ही अक्ष में जाती थी। जैसे हम लोग वेग पढ़े वो एक ही अक्ष में होता है, हम लोग त्वरण पढ़े सब एक ही अक्ष में। अक्ष मतलब एक्सिस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सिस। आपने ग्राफ पेपर जरूर देखा होगा ऐसे, एक्स और वाई, इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स कक्ष और वाई कक्ष। उसी तरह प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति क्या होती है? तो जब हम किसी गेंद को या किसी भी वस्तु को इसे हवा में फेंकते हैं तो वो ऐसे करके जाके किसी एक जगह पे गिर जाता है। तो आप ध्यान देंगे, इस गेंद को देखिए, यहाँ से जब यहाँ पे गेंद आया तो गेंद ने कुछ ऊंचाई भी ले लिया। देखिए, इतना एक गेंद ने ऊंचाई भी तय किया और शुरू में यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी तय कर ली। तो देखिए, गेंद ने एक्स वाले हिस्से में भी, एक्स एक्सिस में भी, एक्स अक्ष में भी क्या किया? अपना गति दिखाया, और वाई में भी। ठीक, तो देखिए, जब कोई वस्तु दोनों दिशाओं में, यहाँ दिशा मतलब किसका बात कर रहा हूँ? एक्सिस, कक्ष का, कि एक्स में भी वाई में भी। यहाँ हम उत्तर पूर्व ये सब बात नहीं कर रहे, हम ग्राफ पेपर के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो जब कोई वस्तु दोनों कक्षों में एक साथ गति करे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, आप ये गेंद यहाँ भी देखिए, अब इस गेंद को यहाँ से यहाँ की तुलना में इतना हाइट भी मिल गया है, इतना उसकी ऊंचाई भी बढ़ गई और इसने दूरी भी इतना तय कर लिया। तो देखिए, ये गेंद इस तरह गया तो ये गेंद ने एक ही साथ, हर जगह पे आप देखेंगे कि इसके पास, गेंद के पास दो दो गति है। कितनी गति है? दो दो गति है। तो ऐसे गति को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति में जो हमेशा ये आकार बनता है, जो आकार बनता है, इसके बारे में दो चार बातें आपको पता रखना है। जो इसमें आकार बनता है वो क्या बनता है? पाराबोला। क्या बनता है? पाराबोला। पाराबोला। इस मैथ जो लोग ज़्यादा देखे होंगे अभी तक, आप लोग ज्योमेट्री यदि एक भी बार पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि जो पाराबोला होता है उसको बोलते हैं परलव आकार, परलव आकार। ठीक, मतलब आपने पता होगा आपको कि मैथ में इस वाले फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? परलव आकार। अब गेंद को कितना भी एकदम पास में भी ऊपर गया, गिर गया, फिर भी ये क्या बना? वही पाराबोला ही बना। तो जब भी प्रक्षेप्य गति होता है, जब भी प्रक्षेप्य गति होता है तो आकार हमेशा क्या होता है? परलोयकार होता है। क्या होता है? परलोयकार होता है। अब ध्यान से सुनिए, आकार के बारे में हमने पढ़ लिया। सबसे पहला बात यही पूछ सकता है कि प्रक्षेप्य गति के दौरान जो आकृति निर्माण होता है, जो आकृति निर्माण होता है वो कैसा होता है। दूसरा बात हमने क्या पढ़ा कि जो प्रक्षेप्य गति होती है, देखिए पहला बात हमने ये पढ़ लिया, ये द्विमान गति होती है। क्या होती है? द्विमान गति होती है। द्विमान गति होने का मतलब कि एक्स में भी चलती रहती है और वाई में भी। अच्छा, चलती रहती है इसका मतलब ये नहीं कि कभी जीरो नहीं हो सकती, कभी ना कभी एक्स और वाई में जीरो होता है, लेकिन ये हम अब पढ़ने लगे तो ये साइंस हो जाएगा बहुत अंदर वाला, इसको छोड़िए। आप बस याद रखिएगा कि जो प्रक्षेप्य गति होता है उसका आकार पाराबोला है, मतलब हिंदी में परलोयकार होता है, और ये हमेशा कैसी गति होती है? द्विमान गति होती है। ठीक, तीसरा बात पूछता है कि इसके अधिकतम दूर फेंकने के लिए, जैसे मैं यहाँ से किसी वस्तु को फेंकूं तो मुझे अधिकतम दूर फेंकने के लिए जो कोण बनाना चाहिए, जो कोण होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत से एग्जामों में कि प्रक्षेप्य गति के दौरान किसी वस्तु को सबसे दूर फेंकने के लिए जो कोण होने चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो 45 डिग्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे फंसाता है, देखिए आप पढ़ लिए 45 डिग्री, आपको पता होना चाहिए इन दोनों कक्षों के बीच में कितने का एंगल है? 90। कितने का कोण है? 90 का। बीच में से 45 बनाते हुए भेज दिए। ठीक, आपने 45 इधर बनाया तो इधर भी कितना बना? 45 ही। तो लोग यहाँ पे ये फंसाते हैं पूछ के कि 45 डिग्री किससे? एक्स से कि वाई से? तो आपका जवाब होगा दोनों से। यदि कहीं पे ऑप्शन में दिखे कि 45 डिग्री एक्स एक्सिस से, कहीं पे दिखे 45 डिग्री वाई एक्सिस से, कहीं पे दिखे दोनों, तो आप किसको करेंगे? दोनों को। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि 45 डिग्री कोण किससे बनना चाहिए? एक्स से भी बनना चाहिए, वाई से भी बनना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए एक और मेरे बात को, गेंद जब ऐसे ऊपर जाता रहता, इसके पास दोनों गति मिल रही है, जब ये अपने सबसे उच्चतम जगह पे चला जाता है, कहाँ चला जाता है? उच्चतम जगह पे, तब इसका आगे की तरफ तो मोशन होता है, लेकिन अब ये इसके ऊपर नहीं जाएगा,
अब ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, मतलब इसका ऊपर की ओर अब गति क्या हो गया, रुक गया। अब ये भले नीचे की तरफ आएगा। तो गेंद जब अपने सबसे उच्चतम बिंदु पे होता है, कहाँ होता है, सबसे उच्चतम बिंदु पे, तो उस समय इसके वेग और त्वरण के बीच का कोण, ये पूछा हुआ प्रश्न है कि जब गेंद अपने उच्चतम बिंदु पे होता है, सबसे अधिकतम ऊंचाई पे होता है, तो उसके वेग और त्वरण के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई वस्तु कहाँ होगा, अपने सबसे ऊंचे बिंदु पे, सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, तो उसके वेग एवं कोण के बीच, जो वेग एवं त्वरण है, उसके बीच का जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, हमेशा 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री। अच्छा, एक और बात पूछ सकता है आपसे कि पूरे के पूरे गति में कब ऐसा होता है कि जब दोनों में से किसी एक का मान 0 हो, तो वो होता है एक, सबसे पहले कब होता है, जब गेंद ऊपर अपने अधिकतम बिंदु पे जाता है। अभी मैंने बताया कि गेंद अपने जब सबसे अधिकतम बिंदु पे होता है, सबसे उच्चतम बिंदु पे होता है, तो वाई एक्सिस का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो प्रक्षेप्य गति के बारे में हम लोग को इतना बात याद रखना है, क्या, इसका आकार क्या होता है, दूसरा ये द्विमान गति होता है, द्विमान गति भी होता है तो किसके किसके में, एक्स और वाई में, याद रखिएगा। तीसरा कि इसको सबसे ज़्यादा दूर फेंकने के लिए, दूरी के लिए, ज़्यादा दूरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा दूरी तय करें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 45 डिग्री। एकदम बीच में से जब 45 डिग्री से जाता है तो वो गेंद या वो वस्तु सबसे तेज चलती है और सबसे दूर तक जाती है। लास्ट है कि कोई भी वस्तु जब अपने उच्चतम बिंदु पे होती है, हम उसको ये प्रक्षेप्य गति कराने के लिए फेंक दिए, तो जो अपने सबसे उच्चतम बिंदु पे होती है, तो वहाँ पे त्वरण और वेग के बीच में कितने का कोण बनता है, 90 डिग्री का। ये दोनों जो डिग्री से जुड़ा हुआ सवाल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अब देखिए, प्रक्षेप्य गति के बारे में हमें इतना ही पढ़ना था। इसके बाद हमें पढ़ना है सर्कुलर मोशन, मतलब वृत्तीय गति। अब अलग अलग प्रकार की गति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। गति की जो मूल बातें थी वो तो हमने पिछले वीडियो में ही देख लिया था। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गति के आगे के चीज़ों से बात कर रहा है। देखिए, जैसे अगला है सर्कुलर मोशन, मतलब कि सर्कुलर मोशन को हम लोग बोलते हैं वृत्तीय गति। अब इसको समझिएगा, सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, ध्यान से सुनते रहिए। जब भी कोई वस्तु किसी वृत्त पे चलता है, जब भी कोई वस्तु किसी वृत्त पे चलता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु अपने वृत्त पे चलता रहता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति। अब ध्यान से सुनिए, इसमें कुछ अच्छे प्रश्न हैं। वृत्तीय गति सबसे पहले बोलता है कि क्या त्वरणीय गति है, मतलब अभी आपको इसका समझ में आएगा। पहला प्रश्न तो इस पे यही बनता है कि क्या जब कोई वस्तु वृत्त के रास्ते पे चल रहा है बार बार, तो उसका त्वरणीय गति, मतलब उसका एक्सीलरेशन होता रहता है कि वो एक बार, मतलब उसका त्वरण होता है या नहीं होता। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि जब भी कोई वस्तु किसी वृत्त के ऊपर चक्कर लगा रहा है तो क्या उसमें त्वरण हो रहा है। तो देखिए, हम अंकों के आधार पर देखें तो त्वरण नहीं होता है, लेकिन फिर भी बोला जाता है कि जो वृत्तीय गति होती है वो एक त्वरणीय गति होती है। मतलब हर बिंदु पे, एक बिंदु से आप दूसरे बिंदु पे देखेंगे तो वस्तु का त्वरण क्या हो गया रहेगा, परिवर्तन हो जाएगा। हर बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाएगा तो क्या होगा, वस्तु का त्वरण हो गया रहेगा। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, त्वरणीय गति। अब कहेंगे कैसे हो जाता है, देखिए मान में परिवर्तन नहीं आता, लेकिन यहाँ पे वस्तु का गति इस दिशा में था, यहाँ वस्तु इधर गति करने लगा, यहाँ जब वस्तु को चेक करेंगे तो ये इधर। कहने का मतलब है कि जब भी वृत्तीय गति होता है, जब भी वृत्तीय गति होता है तो हर एक बिंदु पे गति का दिशा क्या हो जाता है, परिवर्तन होने लगता है। हर एक बिंदु पे गति का दिशा क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। इस वजह से हम वृत्तीय गति को क्या बोलते हैं, त्वरणीय गति बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन। उम्मीद है ये पहला बात जो सर्कुलर मोशन, जो वृत्तीय गति के बारे में मैंने बताया, वो आपको समझ में आया होगा। जो पहला बात मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, वृत्तीय गति में एक त्वरणीय गति होती है। अब सुनिए, वस्तु जो भी गोल गोल घूमता रहता है उस पे एक अंदर की तरफ बल लगती है। क्या लगती है, बल। किसकी तरफ, केंद्र की तरफ। ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं, कि जब भी वस्तु सर्कुलर रास्ते पे चलती रहती है तो उस पे अंदर की तरफ बल लगता है।
नहीं तो ये वस्तु इसी रास्ते से निकल जाती। इसको इसकी तरफ खींचने वाला कौन है? तो एक केंद्र की तरफ एक अपने आप, जब भी आप किसी वस्तु को गोल गोलना चाहते होंगे हाथ में से बांध के, तो आपको पता लगता होगा अपने हाथों से आपको खींचना पड़ता है। वो जो आप हाथों से बल देते हैं उसी बल का बात कर रहा हूँ कि जब भी कोई वस्तु सर्कुलर मोशन करती है, मतलब वृत्तीय गति करती है, तो उसको केंद्र की तरफ एक बल लगाना पड़ता है, तभी वो मोशन करेगा। उस बल को हम लोग बोलते हैं, उस बल को हम लोग इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। उस बल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। हिंदी में शायद केंद्रीकरण बल, अभिकेंद्रीय बल, हिंदी में इसे हम लोग अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। हिंदी में हम लोग इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल। तो याद रखिएगा अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अच्छा, थोड़ा इधर उधर टॉपिक होगा, मैंने इसको सर्कुलर के साथ पढ़ाया। बुक पढ़ेंगे तो उसको सर्कुलर मतलब वृत्तीय गति को पढ़ाने के बाद फिर आपको बल पढ़ाएगा, उस बल के अंदर आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप वृत्तीय गति पढ़ रहे थे, इसी में अभिकेंद्रीय बल, क्योंकि ये भी वृत्त से जुड़ा हुआ है, तो आपके एक ही बार में पूरा का पूरा वृत्तीय गति क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। आपको फिर दोबारा कहीं वृत्तीय गति देखने को नहीं मिलेगा। तो एक बार ध्यान से समझिए, सर्कुलर मोशन मतलब वृत्तीय गति क्या होती है? तो त्वरणीय गति होती है। क्यों होती है त्वरणीय? क्योंकि हर जगह इसका दिशा क्या होने लगता है? परिवर्तन। अच्छा, एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि इसके त्वरण होने का मुख्य कारक कौन है, गति या दिशा या कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा कि दिशा, ना कि गति। जो भी त्वरणीय गति होती है उसका कारक कौन होता है? दिशा। देख लीजिए, इसमें वेग में परिवर्तन हो चाहे नहीं हो, दिशा परिवर्तन हर वक्त हो रहा है, तो इसका मुख्य कारक कौन है? दिशा है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक्सीलरेटेड मोशन क्यों है, ये त्वरणीय गति क्यों है? त्वरणीय गति क्यों है? क्योंकि इसका हर जगह दिशा परिवर्तन होता है। दूसरा बात मैंने बोला, किसी भी वस्तु को गोल घूमते घूमते उसको एक केंद्र की तरफ बल की आवश्यकता होती है, केंद्र की तरफ एक बल की आवश्यकता होती है। उस केंद्र की तरफ के बल को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। अब देखिए, अभिकेंद्रीय बल का ना निकालने के एक सूत्र होता है जो आपकी बुक में दिया, छोटा सा। देखिए, जो एक वृत्त है, इस पे एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m, द्रव्यमान कितना है? m, और ये v के वेग से चल रहा हो, आप बस याद रखिएगा v के वेग से चल रहा हो, और इस वृत्त का त्रिज्या कितना हो? r हो। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, इस वृत्त का त्रिज्या कितना हो? r हो। ये तीन चीज बस आपको याद होना चाहिए। बस ये तीन चीज आपको पता रहेगा तो आप उसका क्या निकाल सकते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब अभिकेंद्रीय बल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो अभिकेंद्रीय बल आता है वो होता है mv²/r, मतलब जो उसका द्रव्यमान है और उसका जो वेग है, वेग का वर्ग करके हम क्या कर देंगे? गुणनफल निकाल लेंगे उसके द्रव्यमान के साथ, और उसके त्रिज्या से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। ये जो सूत्र दिया मैंने आपको, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का। आपको हो सकता है एग्जाम में कोई फिगर देके और सीधा आपसे बोले कि बताइए इस वाले गति के दौरान उसके ऊपर कितना अभिकेंद्रीय बल लगेगा, उस पर कितना अभिकेंद्रीय बल लगेगा। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, mv²/r, mv²/r। अब यहाँ से एक और सवाल बनता है कि अभिकेंद्रीय बल किसके किसके कारक है, मतलब इसके कारक कौन कौन है, ये किस किस चीजों पे निर्भर करता है? तो पहला वस्तु के द्रव्यमान पे, दूसरा वस्तु के वेग पे, और तीसरा वस्तु के त्रिज्या, वस्तु का जो रास्ता बना उसके त्रिज्या पे। ये सब छोटी बात है, आपको यदि फॉर्मूला पता होगा तो इतना तो आपको पता लग जाएगा। अब देखिए, सर्कुलर मोशन में जो तीसरा चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही आसान चीज है। देखिए, हम तो एक देखिए आपको पता होगा कि यहाँ केंद्र पर कितना कोण बनता है? 360 डिग्री। पूरे के पूरे वृत्त में कितना कोण बनता है? 360 डिग्री। वस्तु यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, ए से शुरू किया, बी पे पहुंचा, तो आप बोलेंगे कि ए से बी पे गया। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि देखिए यहाँ से यहाँ, ये जो मैंने बनाया ये भी गया। ये भी तो मैं बोल सकता हूँ कि उसने वस्तु का मैं दूरी यहाँ ना निकाल के यहाँ निकालूँ। हो सकता है कोई यहाँ पे निकाले, तो हर जगह दूरी क्या आएगी? अलग अलग आएगी। इसीलिए अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कोणीय वेग। सर्कुलर गति से, मतलब सर्कुलर वृत्तीय गति से जुड़ी हुई तीसरी चीज है वो है एंगुलर वेलोसिटी। इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब कोणीय वेग। मतलब जब भी कोई वस्तु किसी वृत्त में अपना रास्ता चलती है, किसी वृत्त के ऊपर अपना रास्ता तय करती है,
तो उसके कोण में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है समय के साथ। उसके कोण में भी क्या होता है, समय के साथ परिवर्तन होता है, जिसे हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा कोणीय वेग का प्रतीक क्या होता है, ये W जो होता है उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओमेगा। और इसका सूत्र क्या होता है, देखिए सूत्र होता है कि जितना कोण आपने ट्रेवल किया, जितना कोण आपने चला, मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक थीटा कोण गए, तो थीटा और उसमें टी से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। ठीक, यही होता है क्या चीज़, कोण। अब आप ये डी थीटा आप इसको भाग ही समझिए। अब इसके आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, साइंस के टर्म है जो ज़्यादा 11th-12th के बुकों में देखे जाते हैं। आप इसको सीधा इस तरह भी याद रख सकते हैं, थीटा बाई टी, कि हमने कितना दूरी तय किया कोण के मामले में समय के साथ। जैसे आपने 5 सेकंड में 360 डिग्री तय किया, तो आपका जो होगा 360 में आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, उस तरह आपका कोणीय वेग क्या निकल जाएगा, कोणीय वेग निकल जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा इतना कि एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग क्या होता है। तो अभी हमने वृत्तीय गति को शुरू किया, जिसमें हमने 2-4 चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लिया। पहला, वृत्तीय गति एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, मतलब त्वरणीय गति होता है, इसमें हमेशा क्या होती रहती है, त्वरण होती रहती है। दूसरा, इसमें जो भी वस्तु वृत्तीय गति करता है उस पर सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ एक बल लगता रहता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल, जिसका मान mv² के बराबर होता है। तीसरा चीज हमने पढ़ा कि वस्तु जब अपने वृत्तीयाकार गति करता रहता है वृत्तीय रास्ते पर, तो वो तो एक रैखिक गति कर ही रहा है, एक रास्ता जिस पे चल रहा है, साथ में उसमें कोण में भी परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, कोण में भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक, तो देखो जो कोण में परिवर्तन हो रहा है, वो कोण में परिवर्तन के एक और वेग हमने वहां से देख लिया कि वो होता है ओमेगा। ओमेगा से हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और ओमेगा बराबर क्या होता है, कोण बटा समय। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि कितना कोण चला, कोण बटा समय। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। इन छोटे छोटे बातों से ही आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, आप बस देखते चलिए। तो इतना आपको यदि समझ में आ रहा हो, तो अगला जो टॉपिक है वो ये पूछता है कि क्या इन सब चीज़ों में हमने बल को शुरू कर दिया, हमने इन सब चीज़ों के बीच में किसको शुरू कर दिया, बल को। तो अब बल को पढ़ने से पहले हमें थोड़े बल की खोजकर्ता जो थे, जो बल पे बहुत ज़्यादा स्रोत किया था, उन्होंने थे न्यूटन। तो हमें न्यूटन की कुछ बातों को पढ़ना पड़ता है। हम वृत्तीय गति पूर्ण रूप से पढ़ लिए, हमने वृत्तीय गति को अच्छे तरीके से देख लिया, वृत्तीय गति से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें थी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन को लेके, कि न्यूटन ने बल के ऊपर बहुत से काम किए। न्यूटन ने बल के ऊपर बहुत काम किया। जैसे उन्होंने बल से जुड़ा हुआ जितने भी नियम थे, उन्होंने सबसे पहले एक प्रिस्फिशिया नामक बुक में, प्रिस्फिशिया नामक बुक में क्या किया, पब्लिश किया था, छापा था, याद रखिएगा। ये भी लुसेंट में दिया हुआ है, हर जगह दिया हुआ कि न्यूटन ने सबसे पहले अपने नियमों को किस पुस्तक में छापा था, प्रिस्फिशिया नामक पुस्तक में। और न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे, 3 नियम। बल के कितने नियम दिए थे, 3। तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। जो पहला नियम था उसके अन्य नाम भी होते हैं। तो आप पहले तो यही शुरुआत होगा कि इसके अन्य नाम क्या होते हैं, इसके अन्य नाम क्या होते हैं। देखिए इसका जो अन्य नाम में पहला नाम आता है वो होता है जड़त्व का नियम। क्या है, जड़त्व का नियम, इंग्लिश में लॉ ऑफ इनर्शिया। ध्यान से समझिए, जो न्यूटन है उसने पहला जो बल का नियम दिया, उसको लोग अन्य किस नामों से जानते हैं, इसे लोग हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, जड़त्व का नियम। दूसरा, इसको गैलीलियो का भी नियम बोला जाता है। गैलीलियो न्यूटन से भी 300-400 साल पहले के वैज्ञानिक हैं, और उनके नियम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गैलीलियो ने भी जो अपने सिद्धांत दिए थे वो लगभग और न्यूटन के सिद्धांत एक बराबर थे। बस दिक्कत इतना हो कि गैलीलियो लोगों को उतना समझा नहीं पाए थे, और न्यूटन ने उसे साधारण जीवन के एग्जाम्पल से समझाया था। गैलीलियो बस उसे अपने प्रयोगशाला में बता पाते थे, प्रयोगशाला में छोटे छोटे वस्तुओं के ऊपर सिद्ध कर पाए। न्यूटन ने हमारे दैनिक जीवन की चीज़ों पे हमें समझाया, इसीलिए हम ज़्यादा प्राथमिकता किसको देते हैं, न्यूटन को। लेकिन न्यूटन से भी 300 साल पहले गैलीलियो ने कुछ, अब गैलीलियो का नियम भी लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आता है, इसीलिए लोग न्यूटन के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं, गैलीलियो के नियम के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें आपको बोलता है कि न्यूटन के प्रथम नियम से हमें क्या पता लगता है, तो कहा जाता है कि हमें बल की परिभाषा पता लगती है। क्या पता लगता है, बल का परिभाषा। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए न्यूटन के तीनों नियम आप पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग चीज बताने की कोशिश करेंगे।
जब आप इसका डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि न्यूटन के तीनों नियम अलग अलग कुछ कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूटन का जो पहला नियम होता है वो किसकी बात करता है, बल के परिभाषा की। अब कैसे बल की परिभाषा करते हैं थोड़ा उसके बारे में चर्चा करें तो ये बताता है कि कोई वस्तु अपने अंदर परिवर्तन नहीं होने देना चाहता है, इसी वजह से क्या निकलता है उसके पास, बल नाम का कोई चीज आ पाता है। जैसे कोई रुका हुआ है तो वो रुका हुआ रहना चाहता है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना है। आपको बस यही याद रखना है कि कोई भी वस्तु हो, जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो यही बताता है कि बल की परिभाषा जड़त्व के नियम और गैलीलियो के नियम से ही भी हमको पता लग जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसे हम इसके इन दो शब्दों को याद रखेंगे और तीसरा इसको, ये क्या देता है, बल का परिभाषा देता है। न्यूटन का जो दूसरा नियम है इसके कोई अन्य नाम तो नहीं है, लेकिन इसमें भी पूछता है कि ये हमें क्या बताता है, तो इसमें न्यूटन के दूसरे नियम में हमें संवेग के बारे में चर्चा की गई है, इंग्लिश में बोले तो मोमेंटम के बारे में चर्चा की गई है। ध्यान से सुनिए, न्यूटन का द्वितीय नियम संवेग से जुड़ा हुआ है और उन्होंने संवेग के माध्यम से बल का सूत्र बताया है। बल का सूत्र बोले या परिमाण निकालना कि बल कितना लग रहा है। देखिए बल लग रहा है कि नहीं, कहाँ लगेगा, ये हमें कैसे पता लगता है, प्रथम नियम से। अब ये तो पता लग गया कि हाँ बल लगेगा तो कितना लगेगा वो हम कैसे निकाल पाते हैं, द्वितीय नियम से। अब द्वितीय नियम क्या है, ध्यान से सुनिए। उन्होंने एक संवेग नाम का चीज पढ़ाया था कि संवेग हर वस्तु के पास होता है जो गति में हो। कोई भी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान हो, पहली बात वस्तु उसी को बोलते हैं जिसके पास द्रव्यमान हो, ठीक, और वो यदि वेग में है उसके पास क्या है, गति है, जिसका मान लीजिए उसके पास भी गति है, तो बोले कि बस दोनों का क्या कर दो, आपस में गुणा कर दो, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, संवेग। और संवेग को इसे पी से, टेढ़ा पी से रिप्रेजेंट करते, जिसको इंग्लिश में ग्रीक भाषा में बोलते हैं रो, ठीक। तो पूछा जाए आपसे कि ग्रीक में रो हमारे यहाँ इस प्रणाली में इसे किस रूप में इस्तेमाल किया गया है, तो संवेग के प्रतीक के रूप में। चाहे कहीं पे आपको ऐसे टेढ़ा पी बनाते हुए दिख जाए तो आप इसको समझ जाइए किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है, संवेग का सिंबल है। और उन्होंने बोला कि किसी भी वस्तु का संवेग निकालना है तो बस उसके द्रव्यमान और उसके वेलोसिटी को क्या कर दो, आपस में गुणा कर दो। ये संवेग के बारे में बताया। और बल का जो सूत्र दिया परिमाण निकालने का वो ये दिया कि जो संवेग में परिवर्तन है, जो उसके मोमेंटम में परिवर्तन है, मतलब समय के साथ उसके संवेग में भी क्या आता रहता है, परिवर्तन आता रहता है, और वही क्या होता है, बल। और यहाँ से उन्होंने बल का एक सूत्र निकाला था कि जो बल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये अब आपको बीच में कैसे है ये तो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको याद रखना है कि दूसरे नियम से उन्होंने क्या बताया कि जो बल का सूत्र होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान इंटू एसिलरेशन, मतलब द्रव्यमान गुणे एसिलरेशन होता है। तो न्यूटन ने दूसरे नियम में दो चीजों की चर्चा की, पहला संवेग के बारे में बताया, दूसरा बल के बारे में। अच्छा, संवेग का जो इकाई होगी, मात्रक होगा, वो क्या होगा, देखिए इसका द्रव्यमान का होता है केजी और वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकेंड, तो दोनों को गुणा करेंगे तो केजी मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा, ठीक। बल के बारे में ऑलरेडी हमने सब चीज चर्चा कर चुका है। इसका न्यूटन होता है एसआई यूनिट, डाइन होता है सीजीएस यूनिट, ये में 10⁵ 10 के घात 5 होते हैं इसमें। ये सब पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा हो तब एक बार उसको जरूर देखें। जो बल के बारे में और मैंने बताई थी बिमलीय सूत्र, mLT के घात -2, उम्मीद है आपको याद होगा। ये दूसरे वाले में अब आपको याद क्या रखना है कि बल का सूत्र क्या है, F बराबर ma। ये आया कैसे, इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना। और संवेग का सूत्र क्या है। तीसरा उन्होंने बोला नियम, तीसरे नियम को हम लोग बोलते हैं कि हर एक्शन का, हर कार्य का उतना ही बड़ा उसका मतलब परिणाम भी, हमें उतना ही उसका रिएक्शन देखने को मिलता है। हर एक्शन का हमें उतना ही एक रिएक्शन देखने को मिलता है। मतलब जैसे एक रॉकेट को एग्जाम्पल लिया जाए, रॉकेट उड़ने से पहले अपने धुआं के माध्यम से जमीन के ऊपर पूरा जोर लगाती है धुआं से, बदले में जमीन उसे बल लगाती है जिसके कारण वो उड़ पाता है। इस नियम को ही कौन बताया था, न्यूटन ने, कि हर वो चीज जहां हम बल लगाते हैं वो भी उसके विरोध में बल लगाती है, लेकिन बस अंतर होता है कि उल्टे दिशा में। इसके ऊपर आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। देखिए पहले नियम में क्या बताया गया, बल की परिभाषा, दूसरे नियम में बल निकालने का तरीका, तीसरे नियम बताया गया कि बल अब कहाँ कहाँ लग रहा है, आप देखिए, और कैसे बल काम कर रहा है। तो तीसरे नियम में बताया गया कि देखिए रॉकेट एक इतना बड़ा चीज है, वो किससे काम कर रहा है,
बल के माध्यम से। बल के तीसरा नियम बल का ही यूज करके बन रहा है। मतलब वो पहले धरती के ऊपर बल लगा रहा है, हम चलते हैं तो पहले धरती को अपने पीछे से आगे के पैरों से दबाते हैं, बदले में धरती हमारे पीछे के पैरों पे क्या लगाती है, ऊपर की तरफ बल लगाती है। तो बल का तीसरा नियम यही कहता है कि आप कहीं भी कोई भी एक्शन करेंगे तो उसका उतना ही उल्टा रिएक्शन हमारे ऊपर भी होता है। ये बात वो किसके लिए बोलती है, बल के लिए। तो यहाँ पे हमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन से प्रक्षेप्य गति से शुरू करके हमने बल के तीनों नियम देख लिए। गति के ऊपर एक और वीडियो होगा जिसमें और कुछ छोटी मोटी गति के बारे में बात किया गया, जैसे छिपीय गति के बारे में कि हम कितना तेज किसी वस्तु को फेंक दें कि वो हमारे फिर से इस वातावरण में आ ही नहीं पाए, अंतरिक्ष में चली जाए। उन सब की चर्चा तीसरे भाग में होगी और वो इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। आप इसी तरह देखते रहिए।